हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। आज हम इंग्लिश पेपर सेकेंड, जो कि आपका मेन पेपर है, इंग्लिश पेपर सेकेंड पर चर्चा करने जा रहे हैं। इंग्लिश पेपर सेकेंड का ये मैं पार्ट फर्स्ट आपको प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पर हम पार्ट वाइज चर्चा करेंगे। तो hello everyone, welcome back to subject venture. You are cordially welcome in this video. In this video we are going to discuss about English paper second, and this video will be available in parts. This will be part 1 where हम objective questions पर चर्चा करेंगे। पार्ट 1 पर हम चर्चा करेंगे और रेस्ट सेकेंड पार्ट लेटर ऑन अपलोड किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता है कि ये हमारा लिटरेचर का पेपर है, और यहाँ पर जैसे ही आप देखते हैं तो पार्ट 1 से रिलेटेड आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चंस का ये सेक्शन आपको दिया हुआ है। यहाँ पे एमसीक्यूज के तौर पर हमारे 10 मार्क्स हैं और 10 मार्क्स हमारे रीजनिंग बेस हैं, जिनमें की लॉजिक आपसे पूछा गया है कि इसका रीजन क्या है। बेसिकली हर क्वेश्चन आपका बिकॉज से स्टार्ट होने वाला होगा, आंसर आपका बिकॉज से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे चलते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बहुत समय न लेते हुए क्वेश्चन को सीधे स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू मे गेट content as soon as early possible. Let's start this video. Question number 1. Choose the correct option from the following option. Miranda, oh wonder, how many goodly creatures are there here? कितने सारे बहुत अच्छे लोग यहाँ पर हैं। How beauteous mankind is. Humanity कितनी अच्छी है। Oh brave new world, अरे बहादुर नया संसार कितना अच्छा है। That has such a people in it, जिसमें कि इतने अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर हैं। तो क्या आप यहाँ पे बता सकते हैं कि ये कहाँ पर डिस्कस हुआ है? और इसके लिए क्वेश्चंस में हिंट आपको दी गई है। व्हाट लीड्स मिरांडा टू एक्सक्लेम ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड इन द एक्ट 5th सीन फर्स्ट ऑफ द प्ले टेम्पेस्ट। सो इन दिस प्ले क्या होता है? आपको पता है कि मिरांडा लेटर ऑन सरप्राइज होती है। तो क्यों आखिर वो स्टेटमेंट देती है? द रियलाइजेशन दैट हैज हिज फादर इज सो पावरफुल ड्यूक ऑफ मिलान। क्या उसके फादर ड्यूक ऑफ मिलान है? No, this is not answer. The sight of Ariel and other spirit. No, ये भी इसका right answer नहीं है। Next, sight of Alonso and his courtiers. The realization that she would be the queen of Naples. So this one is not also correct. Actually, she had not seen any human being so far. She was 3 years old when she was expelled from Milan, and now she is of 15 years. 12 years have been passed, and in these 12 years she had not seen any human. That's why after watching Alonso and his courtiers she reacted like that. So option C will be the correct option for this question. Next question को देख लेते हैं। Why do Juno and Iris describe Ceres as a bounteous during the mask of the Tempest? टेम्पेस्ट के मास्क को आयोजित करते हुए, टेम्पेस्ट का जो मास्क है ये कहां पर हुआ है? तो ये हमारा एक्ट 4th के सीन में हुआ है। एक्ट 4th में ये रहा है, और यहाँ पे ये मास्क फर्डिनेंड और मिरांडा की कंपेनियन को लेकर के, उनकी मैरिज सोलेमनाइजेशन को लेकर के डिस्कस हुआ था। यहाँ पे जो जूनो है और जो आइरिस है उसने सेरिस को बाउंटियस कहा है, और जो सेरिस है ये गॉडेस मानी गई है, और ये गॉडेस है क्या? किसकी? अर्थ की, यानी एग्रीकल्चर की गॉडेस यहां पर इसको शो किया गया है। और एज अ रिजल्ट शी इज अ क्वीन ऑफ गॉड। नो। शी इज गॉडेस ऑफ हार्मोनी। नो। नेक्स्ट में देख लेते हैं क्या रीजन हमारे आते हैं। शी इज निम्फ ऑफ द वुड। नो। शी इज गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर। दिस वन इज करेक्ट आंसर, बिकॉज जो सेरिस है उसे हमने वहां पर डिपिक्शन उसका देखें आप, तो एग्रीकल्चर की गॉडेस के तौर पर उसे प्रोजेक्ट किया गया है। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रॉस्पेरो कहता है, दो विद देयर हाई रॉन्ग्स आई एम स्ट्रक टू द क्विक। देयर हाई रॉन्ग्स ऑफ अलोन्सो एंड सेबेस्टियन। अलोन्सो एंड सेबेस्टियन, सेबेस्टियन और अलोन्सो के रॉन्ग्स along with Antonio. Prospero is totally angry, but my nobler reason against my fury do I take part. मीन्स यहां पर वो अपने आप को, अपने एंगर को पावर ना दे करके अपने रीजन को पावर देने की कोशिश कर रहा है कि मैं रीजन पे ज्यादा बेस करूंगा। तो क्या चीजें हैं, क्या कौन सा आंसर है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन है, विच क्वालिटी ऑफ प्रॉस्पेरो इज रिफ्लेक्टेड इन द डिसीजन ही टेक्स इवेंचुअली इन एक्ट 5th सीन फर्स्ट इन प्ले टेम्पेस्ट। तो क्या ये ऑनेस्टी थी?
नो, दिस इज नॉट अ करेक्ट आंसर। अंडरस्टैंडिंग थी, नो। क्या ये रेशनैलिटी थी? नो, ये फॉरगिवनेस था। और फॉरगिवनेस यही हमारी मेन थीम है टेम्पेस्ट की, जिसमें कॉन्सिलिएशन एंड फॉरगिवनेस को ही कॉन्सेप्ट में लिया गया है, जो कॉन्सिलिएशन और फॉरगिवनेस है। तो इस तरीके से प्रॉस्पेरो की ये फॉरगिवनेस शो करता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ डज म्यूजिक इन्फ्लुएंस स्टेफनो एंड ट्रिंकुलो एक्ट थर्ड सीन सेकेंड। एक्ट थर्ड सीन सेकेंड में जब ट्रिंकुलो और स्टेफनो प्लॉट कर रहे हैं कि वो प्रॉस्पेरो का मर्डर कर देंगे, तो उसी समय एरिल पहुंचता है और उसका म्यूजिक है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। एक्चुअली एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आता है, क्या आप बता सकते हैं विच इंस्ट्रूमेंट डज एरिल प्ले? एरिल कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है? दिस इज अ क्वेश्चन, राइट इन कमेंट बॉक्स। इफ यू नो इट, आई विल गिव यू द आंसर एट द एंड ऑफ सेकेंड पार्ट। इट काम्स देम, क्या ये उन्हें शांत कर देता है? इट अमेजेस एंड फ्राइटन्स देम, नो। इट हेल्प्स देम एक्सप्रेस देयर इमोशंस, नो। इट हेल्प्स देम टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, नो। इट काम्स देम, ये उनको पूरी तरीके से कह सकते हैं इम्प्रेस कर देता है और वो उसको फॉलो करने लगते हैं। इस तरीके से हम पहले वाले क्वेश्चन को ही ऑप्शन को टिक करेंगे। ऑल्दो यहाँ पर सरप्राइजेस और अमेज्ड भी वो थे, बट काम देम will be the appropriate option for this question. Next, which of the following quality describe the narrator's character in the story Fridge? Narrators कौन है? तो narrator हमारे सत्यजीत रे हैं, और सत्यजीत रे की कौन सी स्टोरी, इस स्टोरी में उनकी कौन सी क्वालिटी क्लियर करती है? तो ही इज एरोगेंट, दिस इज नॉट करेक्ट। ही इज रेशनल, यस ही इज रेशनल, वो लॉजिक पर बेस करते हुए डिसीजन ले रहे हैं। ही इज इंडिफरेंट, नो। ही इज एम्बिशियस, नो। इंडिफरेंट का मतलब ये हो जाता कि वो जयंतो की किसी बात से रिएक्ट ना करते, वो जयंतो की बात से रिएक्ट कर रहे थे, इसलिए वो इंडिफरेंट नहीं हो सकते और एम्बिशियस भी नहीं हो सकते। तो रेशनल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में है, व्हाट इज सेंट्रल आइडिया एम्फेसाइज्ड बाय द शॉर्ट स्टोरी बी वर्ड्सवर्थ? बी वर्ड्सवर्थ में कौन सी चीज है जो वास्तव में शो की गई है, उसकी सेंट्रल थीम क्या है? इस चीज को जानने की कोशिश करता है ये क्वेश्चन। तो ब्यूटी ऑफ द नेचर, नो दिस इज नॉट वन। अलाइनेशन ऑफ द आर्टिस्ट, दिस वन मे बी अ करेक्ट सिचुएशन, करेक्ट आंसर। अलाइनेशन का मतलब होता है कि रियलिटी से हम रियलिटी अवॉइड कर देते हैं, हम रियलिटी अवॉइड करते हैं एंड लिव इन इमेजिनेशन। हम इमेजिनेशन में, इसको हम एलाइनेशन को एस्केपिज्म भी कहते हैं। तो यहां पर हम इसको एस्केपिज्म के तौर पर भी हम इसको फॉलो कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंस ऑफ मनी तो ये है ही नहीं, इंपॉर्टेंस ऑफ सक्सेस भी यहाँ पर नहीं है। ऑल्दो इंपॉर्टेंस ऑफ सक्सेस लिटिल बिट हो सकता है कि अगर बी वर्ड्सवर्थ सक्सेसफुल हो जाता तो एक अच्छा राइटर होता, बट एक्चुअली सक्सेस डिपेंड ऑन द क्वालिटी एंड ही वाज नॉट डूइंग एट ऑल एनीथिंग गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, this one. In this question, just see question number 7 in the short story Singing Lesson. Singing Lesson के short story में what made Miss Meadows change from conducting a mournful song to the happy one? हम जानते हैं कि मिस मीडोज पूरी तरीके से सैड थी, और सैड होने के कारण वो पूरी तरीके से टोन जो उनकी थी वो ट्रेजिक टोन पर वो काम कर रही थी, पूरी तरीके से उनकी टोन ट्रेजिक थी। एंड एट लास्ट शी बिकेम enthusiastic and happy. What changes came? सो इसमें आप देखें बासिल्स कन्फेशन दैट ही इज फॉन्ड ऑफ हर, यहाँ पे बासिल्स का कन्फेशन की वो उनको फॉन्ड ऑफ करता है। बासिल्स टेलीग्राम टेलिंग हर टू इग्नोर द लेटर सेंड बाय हिम। Actually, this one may be a correct one, but this is not a actual correct one. Condition of the song, स्टूडेंट का सॉन्ग को बार बार रिपीट करना, नो। द हेड मिस्ट्रेस कंफर्मेशन दैट मिस मेडूज डूइंग गुड जॉब, ये भी नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम जाएंगे, बासिल्स कन्फेशन दैट ही इज फॉन्ड ऑफ एंड ये उसके टेलीग्राम से न्यू मैसेज था जिसमें उसने कहा था कि नहीं हम शायद कॉन्सिलिएट कर सकते हैं और हम मिलकर के एक अच्छी जिंदगी स्टार्ट कर सकते हैं। तो दिस वन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विद द सेम पेन्स यू सी द फिलिंग अप अ कप अप टू द ब्रिम इवन अबव द ब्रिम। जिस तरीके से आप एक कप को, यहां पर देखिए ये एक कप साइज आप ऐसे बना सकते हो, ये एक कप हो सकता है, और इस कप को, पोएट्री को थोड़ा समझते हुए आप ध्यान दें। तो जब हम इसमें पानी भरना शुरू करते हैं या हम अपनी टी या चाय जो भी डालना शुरू करते हैं, तो हम जब कप को बिल्कुल लास्ट में आ जाते हैं, इस जगह पर आ जाते हैं, तो इस जगह की जो फिलिंग है कप की, इसको करते समय हमें बहुत एक्स्ट्रा कॉशस होना पड़ता है।
और यही चीज यहाँ पर कही गई है। ऐसे ही वो जो पेड़ है, उस पेड़ पर ये चढ़ रहे हैं, ये बॉय क्लाइंब अप करता है तो पेड़ अपने आप से डाउन होता जाता है। तो कितना ज्यादा इस पेड़ पर ये चढ़ता हुआ लड़का अपने वेट को डाले जिससे पेड़ नीचे एकदम से टूट भी नहीं जाए और इसको चढ़ने भी दे। तो क्या चीजें जरूरी हैं? तो यहाँ पर है कि जब आप कप को भरते हुए कितनी ज्यादा कॉशसनेस रखते हैं, तो अब अब लाइन टेकन फ्रॉम द बर्चेज डिस्क्राइब बॉय क्लाइम्स विच क्वालिटी ऑफ द बॉय इज ओवर हियर। तो ओवर दिस स्टेटमेंट माइंडफुलनेस, जो सतर्कता है, शब्द हिंदी में मैं लिख देता हूं सतर्कता, कॉशस होना। तो उस शब्द को लेकर के वो क्यूरियस नहीं है, वो करेजियस नहीं है, ऑप्टिमिज्म नहीं है, उसका माइंडफुलनेस है जिसके कारण वो इस चीज को फॉलो कर पा रहा है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है सी इज काम टू नाइट, समुद्र जो है वो आज की रात शांत है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द पोएम डॉवर बीच स्टार्ट अबव लाइन। तो पोएट इन लाइनों से क्या शो करना चाहता है? तो देखिए, हम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहते हैं, तो यहाँ पे है सी इज काम टू नाइट, इट मीन्स व्हाट। अगर हम सी को ओनली सी माने तो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, लेकिन अगर हम सी को वर्ड मान लेते हैं या सी को हम एटमॉस्फियर के तौर पर देख लें, तो कौन से वर्ड क्लियर हो जाएंगे? हेल्प द रीडर्स टू विजुअलाइज द सिटिंग ऑफ द थीम, यस ही वांटेड टू इट। सेकेंड है टू कन्वे द रिलीजियस फेथ इज डिमिनिशिंग इन द वर्ल्ड, यस। एंड नेक्स्ट आर द रीडर टू शो मोर कंपैशन एंड पीस इन द वर्ल्ड, ये इसका बिल्कुल भी स्टेटमेंट नहीं है। एंड टू एक्सप्रेस द अपारेंट काम इज डिसेप्टिव, ये दिखाना जैसे होता है तूफान के पहले की खामोशी, तूफान के पहले की खामोशी। तो यहाँ पर ये भी चीजें आती हैं कि राइटर ये चीज जानता था कि जो वर्ड है, जो सी है, वो अभी काम है और इसके बाद ये डिजास्टर्स हो सकता है। यहाँ पे टाइड आता है, नून टाइड आता है। तो इस तरीके से हम पहले को, दूसरे को और चौथे पॉइंट को मानेंगे। तो यहाँ से हम ऑप्शन टी को करेक्ट करेंगे, जिससे कि हम ये मानते हैं कि ये लाइनें यहाँ पे एक्सप्रेस की गई हैं। अगले क्वेश्चन को देखें। अगले क्वेश्चन में पोएम है इन द पोएम डार्कनिंग थ्रश विच पोएटिक डिवाइस हैज पोएट यूज टू डिस्क्राइबिंग द विंड एज अ ट्री डेथ लैमेंट। देखिए, डेथ लैमेंट की अगर बात करें तो एक्चुअल में ये पर्सोनिफिकेशन है, मानवीकरण है। बट यहाँ पर सिमली दिया गया है, लाइक सो एस के न होने के कारण सिमली है नहीं। ओनोमोटोपोइया, यहाँ पर लैमेंट वर्ड यूज किया गया है बट साउंड नहीं है, डर्ज नहीं है। और विजुअल इमेजरी है, विजुअल इमेजरी शब्दों से यूज की जाती है और ऐसा दिखाया जाता है, बट लैमेंट में कहीं पर इमेजिनेशन या इमेजरी या पिक्चर का यूज नहीं होता, वहां पर सेंस होता है। और चूंकि एज का यूज हुआ है और डेथ लैमेंट बोला गया है, इसलिए हम मेटाफर को यूज करेंगे और मेटाफर को यहाँ पर टिक करेंगे। सो फ्रेंड्स, सेक्शन ए का पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके। नाउ वी विल गो फॉर द पार्ट सेकेंड। एंड पार्ट सेकेंड में आप जब देखेंगे तो यहाँ पर आप देखें कि ये हमारे एक्ट फर्स्ट में चीजें आ रही हैं। जैसे एक्ट फर्स्ट है, एक्ट थर्ड है, सीन फर्स्ट है, टेम्पेस्ट मिरांडा सेज दैट शी डज नॉट रिमेंबर एनी फेस ऑफ द वुमन बिकॉज। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे बिकॉज से सेंटेंस शुरू हो रहा है, आपका आंसर शुरू हो रहा होगा। तो ऐसे समय में हमें लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन, इसको हम लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन कहने की कोशिश करेंगे। और लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन के लिए मैंने ऑलरेडी एक आपका नोट तैयार किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है और क्वेश्चन सेकंड आपका 10 मार्क्स का है। तो इसमें हम कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय प्रोवाइडिंग अ रीजन फॉर ईच ऑफ द ब्रीफ, डू नॉट राइट द क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को इसीलिए ब्लैक पॉइंट से क्लियर कर रहे हैं कि यहाँ पर इंक में आपके क्वेश्चन दिया गया है और इसके रीजन को हमने यहाँ पे बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसको रीड कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में टेम्पेस्ट में मिरांडा कहती है कि सी डज नॉट रिमेंबर एनी फेस ऑफ द वुमन बिकॉज। तो रीजन क्या बनता है? मिरांडा एंड प्रॉस्पेरो had been expelled from Milan when Miranda was only 3 years old. At the age of 3, Miranda was expelled from Milan and being unfamiliar from the world, she could not remember the face of any woman. She did not meet any of the women. That's why she said she could not remember any face. Next question को देख लेते हैं। Act third, scene third, Tempest. Alonso became very upset after Ariel visit as a harpy because एज अ हार्पी जब एरिल उसे विजिट करता है तो वो बहुत अपसेट हो जाता है। रीजन क्या है? अलोंसो along with Sebastian had plotted against Prospero. ये बात आपको पता है कि एंटोनियो मेन कल्प्रिट था, जो ब्रदर था इसका, और इसको जो बैकअप दिया था वो आपके अलोंसो और सेबेस्टियन ने दिया था। तो सेबेस्टियन और अलोंसो और एंटोनियो तीनों के तीनों कल्प्रिट थे, ये एलीट थे और इन दोनों ने ही
इन तीनों की वजह से प्रॉस्पेरो और मिरांडा को अपने घर से निकाला गया था। तो व्हेन एंटोनियो अजप्ट हिज ड्यूकडम, नाउ हार्पी मेड हिम रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल मिजरीज एंड लॉस ऑफ हिज फर्डिनेंड। अब हार्पी के तौर पर एरिल ने आकर के अलोंसो को इस बात के लिए कहा कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द योर मिजरीज as you has cheated good Prospero. As a result, you all will die soon and soon. And Alonso, you lost your son because of your guilt. So as a result, Alonso got distracted for his own guilt कि उसके खुद की क्राइम के कारण, उसके खुद की गिल्ट के कारण आज उसके बेटे की डेथ हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है Act 4th, Scene 1st, Tempest. Prospero feels that the effort has been taken to civilize Caliban all in vain because Caliban and his allies, जो कि स्टेफनो एंड ट्रिंकुलो हैं, have made a plan to murder Prospero. After death of Sycorax, जो कि मदर थी कैलिबन की, Prospero took pain to teach Caliban good manner and speaking. Now Caliban proved to be a cheater, so Prospero made this comment that इस Caliban को कितना भी हमने कोशिश की, सारा कुछ बेकार हो गया, ये लड़का जरा भी नहीं सुधरा और इविल नेचर का सामने बन करके आया है, मीन्स ये अब म्यूटिनियर बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्ट 5th, Scene 1st, in Tempest. Prospero decide to present himself the Duke of Milan to Alonso. अपने आप को ड्यूक ऑफ मिलान के तौर पर वो अलोंसो के सामने क्यों पेश करना चाहता है? तो इसके लिए ही wanted to make them realize the miseries of his past. वो उनको महसूस कराना चाहता था कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं। He also wanted to make them recall about old Prospero and his daughter Miranda. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द शॉर्ट स्टोरी फ्रिड्ज, नैरेटर सजेस्टेड डिगिंग द ग्राउंड वेयर फ्रिड्ज वाज बरीड बिकॉज, नैरेटर आखिर क्यों चाहता था कि वो इसके ग्राउंड को डिग करे? तो यहाँ पे रीजन है कि नैरेटर डिड नॉट बिलीव द स्टोरी टोल्ड बाय जयंतो। नैरेटर सत्यजीत रे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे कि जयंतो जो कह रहे हैं वो सच है, लेकिन वो चाहते थे कि ये क्लैरिफाई हो जाए। बट फॉर द क्लैरिफिकेशन देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रिड्ज for Jayanto. He decided to dig the land at place told by Jayanto for the burial of Fridge. फ्रिड्ज के बरियल के लिए जो जगह बताई गई थी उस जगह को डिग आउट करने की कोशिश की उन्होंने डिसाइड किया। 6 नंबर क्वेश्चन है इन द स्टोरी सिंगिंग लेसन मिस मेडोज अज्यूम्ड बासिल हैड कमिटेड सुसाइड बिकॉज, एक्चुअली जो लव फीलिंग है वो यही होती है कि ऐसा हो नहीं सकता। तो जो मिस मिडोज थी वो बासिल को ये मानती थी कि बासिल उसको बहुत ज्यादा लाइक करता है और जब तक वो लिविंग है तब तक वो उन्हें लाइक करता रहेगा। नाउ बासिल हैज रिटन अ वेरी फियर्सफुल एंड you can say sad letter for her that she could not be able to meet him, so she was sad, and as a result Miss Meadows assumed that Basil has committed suicide because he had sent a letter breaking off their engagement in a cruel and dismissive way, and she thought that the Basil could not leave her alone while he is alive. That's why she thought that Basil has committed suicide. Now in short story quality, Gessler's competitor was more successful. He was because every firm in the modern time was making advertisement and marketing so that the customer would go for them, while Gessler was not following the trend of business. Actually, आप अगर कॉमर्स के साइड से हैं तो आपको पता होगा एक प्रोडक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट होता है और एक हमारा कस्टमर ओरिएंटेड या क्लाइंट ओरिएंटेड का ट्रेंड होता है। तो अगर हम प्रोडक्ट ओरिएंटेड चल रहे हैं तो क्वालिटी पर तो हैं, बट हम कस्टमर ओरिएंटेड ना होने के कारण हम अपने कस्टमर्स खो देंगे। यहाँ पर जो जेस्लर हैं, जेस्लर क्वालिटी ओरिएंटेड है, ट्रेडिशनल वे ऑफ बिजनेस सोच रहे हैं, इसके कारण जेस्लर ट्रस्टेड ओनली ऑन क्वालिटी टू वर्क एंड नेग्लेक्टेड कस्टमर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट। एज अ रिजल्ट ही वॉज नॉट सो सक्सेसफुल एज हिज कॉम्पिटिटर्स वर। In the poem Birches, next question है, in the poem Birches, poet compares life to a pathless wood because life को उन्होंने pathless wood के तौर पर describe किया है। क्यों ऐसा किया है? क्योंकि world is so full of suffering and miseries where no one actually knows what to do. Like in a forest, no one knows right path among trees. जिस तरीके से पेड़ों के बीच में हमें सही रास्ता नहीं पता होता, वैसे ही शायद दुनिया में हमें सही रास्ता या सही बात नहीं पता है या सही एम नहीं पता है, हमें सही अपना रोल नहीं पता, वर्क नहीं पता। दैट्स वाई वर्ल्ड इज जस्ट लाइक अ पाथलेस वुड, जहां पे कोई सर्टेन वे नहीं फॉलो किया जा सकता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन द पोएम डॉल्फिन, द पोएट सेज दैट डॉल्फिन्स आर इन देयर एलिमेंट येट दे आर नॉट फ्री बिकॉज। तो अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो डॉल्फिन्स की लाइफ क्या है? तो डॉल्फिन्स आर अ सी क्रिएचर्स विच नीड्स लिमिटलेस डेप्थ ऑफ ओशियन टू डाइव इन एंड लिव इन। एक्चुअली उनको वाटर चाहिए और वाटर लिमिटलेस चाहिए जिससे कि वो अपनी मर्जी के अनुसार चल पाएं। बट इन द पूल दे आर रिस्ट्रिक्टेड एंड बाउंड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय इंस्ट्रक्टर। दस डॉल्फिन्स आर इन द सेम एलिमेंट बट कंडीशंस आर नॉट सेम। हियर दे आर नॉट फ्री टू लिव as per their will, and as a result the condition are different. Next question, in the poem John Brown,
जॉन ब्राउन्स मदर बूस्टेड अबाउट हर सन गोइंग टू द वॉर बिकॉज आइडियोलॉजी है, लोगों को जितनी जिंदगी अच्छी लगती है, वॉर इज गुड, ये उनके अकॉर्डिंग था, जबकि एक्चुअली वॉर इज ऑलवेज बैड, वॉर इज ऑलवेज बैड। एक लाइन है, एक व्यक्ति ने कहा है, जंग तो चंद रोज होती है, जिंदगी बरसों रोती है। गोली कभी भी किसी को नहीं जानती, मर्डर होता है, मरता है कोई अगर, तो ह्यूमैनिटी हारती है, लाइफ हारती है। और यहाँ पर जो जॉन ब्राउन की मदर हैं, उन्हें हीरोइज्म की आइडियोलॉजी के कारण ये लग रहा था कि वॉर बहुत अच्छा है। एज पर हर आइडियोलॉजी इट इज गुड सेंस एंड सुपीरियोरिटी टू बी सोल्जर, उनके अकॉर्डिंग सोल्जर होना अच्छा था। द फाइट इन द वॉर्स, इम्पैक्ट ऑफ द वॉर ऑन सोसाइटी एंड ह्यूमन लाइफ वर नॉट नोन फॉर हर, उनके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें नोन नहीं थी उनको। सो वेंट ऑन टेलिंग अबाउट हर सन एंड हिज जॉब इन आर्मी, शी वॉज प्राउड ऑफ दैट हिज सन इज अ आर्मी पर्सन, एंड लेटर ऑन व्हेन हिज सन केम बैक she felt that it was just a vain life. So here we have completed this section. I hope it would be a good session for you. Kindly, if it is good, kindly like, subscribe, share, and do meet us in a next video. Thank you for watching.